हेलो एंड वेलकम टू ऑल। जी हाँ, आज फिर से आ गए हैं एक नया चैप्टर लेके। हिस्ट्री के चैप्टर्स हो गए, ज्योग्राफी के चैप्टर्स हो गए, बट सर इको के चैप्टर कहाँ पे है? इको के चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? जी बिल्कुल है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा ऐसा इको का चैप्टर रहेगा जिसको हम लोग पहले स्टार्ट करें? तो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी वो चैप्टर है आज का, जिसको हम लोग हमारे सिर्फ 10 बस ये सीरीज में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के 10 ऐसे सवाल जो कि बहुत बार पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं, और जो कि लर्न करने में शायद डिफिकल्टी आप लोगों को पेश करते हो, मगर आज के बाद नहीं करेंगे। तो लेट अस स्ट्रेट अवे मूव टुवर्ड्स सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, एंड हियर वी गो विद द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? Why do we consider only the final value of product while calculating the GDP? What are its advantages? जब हम लोग देश की जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, तब हम लोग केवल फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स को ही क्यों कैलकुलेट करते हैं? फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स मतलब सर पार्ले जी का बिस्किट 10 रुपए का, तो केवल वो 10 रुपए की वो जो संख्या है उसी को क्यों कैलकुलेट किया? सर उसके लिए मैदा भी लगा, उसके लिए शक्कर भी लगी, तेल भी लगा, और सबसे मेन चीज लेबर का भी कॉस्ट आया। सर ये सब चीजें क्यों नहीं इंक्लूड करते? ये सब चीजें इसीलिए इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि देखिए, फाइनल वैल्यू को केवल यूज किया जाता है क्योंकि डबल काउंटिंग को अवॉइड किया जा सके, टू अवॉइड द डबल काउंटिंग। इसमें मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताऊंगा कि जो भी आपको कीवर्ड यहाँ पे मार्क करके दिए गए हैं, उसको आप लोग मार्क करते हुए चलिए, इन चीजों को नोट करते हुए चलिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले टू अवॉइड द डबल काउंटिंग, क्योंकि बार बार काउंट ना कर ले। हम लोग अगर तेल मैदे का प्राइस इंक्लूड कर लेंगे और फिर बिस्किट का भी प्राइस इंक्लूड करेंगे, तो ये दोनों की तो डबल काउंटिंग हो गई। नेक्स्ट, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू पहले से ही आपके फाइनल प्रोडक्ट्स में कैलकुलेटेड होती है, इसीलिए बीच वाले प्रोडक्ट मतलब बीच वाले जो चीजें है ना, उसकी प्राइसेस को हम लोग इंक्लूड नहीं करते। एंड फाइनल गुड्स ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट द कॉस्ट ऑफ ऑल रॉ मटेरियल्स ऑल्सो, मतलब लेबर कॉस्ट तो लगा ही, प्लस रॉ मटेरियल्स जो भी लगा उसका भी कॉस्ट हम लोग पहले से इंक्लूड करते हैं हमारे फाइनल वैल्यू ऑफ द गुड्स में। अब इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज ये है कि इन्फ्लेशन ऑफ जीडीपी से ये हमें बचाता है। इट सिंप्लीफाइज द कैलकुलेशन एंड इट प्रोवाइड्स द ट्रू इकोनॉमिक पिक्चर। अगर हम लोग डबल इसको हम लोग अगर कैलकुलेट करेंगे, तो समझ के चलिए 10 रुपए की चीज को हम लोग 20 रुपए का जीडीपी में कैलकुलेट अगर हम लोग कर लेंगे, तो हम तो 5 साल में अमेरिका के आगे बढ़ जाएंगे। बट फिर अमेरिका बोल पाएगा क्या कि तू क्या था और मैं क्या हूं? तो अमेरिका ये नहीं बोल पाएगा कि तू कहाँ है और मैं कहाँ हूं, इसलिए हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा, और वो तभी हो पाएगा जब हम लोग जीडीपी को इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो ये थी जीडीपी कैलकुलेट करने की मेथड। इसी तरीके से जीडीपी क्यों कैलकुलेट किया जाता है और इसका क्या फायदा है, व्हाट इज द एडवांटेज, ये यहाँ पे मेंशन्ड है। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। In recent years, we have seen that there is a huge increase in the demand for tertiary sector. Provide some reasons to satisfy the statement. अब tertiary sector जो है, tertiary sector की डिमांड आए दिनों में बहुत ज्यादा बढ़ते हुए जा रही है। सर tertiary sector मतलब स्पेसिफिकली क्या? तो tertiary sector मतलब स्पेसिफिकली आपका सर्विस रिलेटेड सेक्टर। तो सर सर्विस रिलेटेड सेक्टर की डिमांड आए दिनों में बढ़ते हुए क्यों जा रही है? क्योंकि हॉस्पिटल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, ये सभी चीजें आपको बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये सभी इंस्टीट्यूशंस अभी आगे बढ़ रहे हैं, हमारा देश डेवलपिंग स्टेज पे है, ये सभी चीजें इसमें डेवलप हो रही है, नई नई चीजें आ रही है, तो सर्विस सेक्टर का इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है। नेक्स्ट, ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, जिसके वजह से ट्रांसपोर्ट, ट्रेड और स्टोरेज की भी इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। एग्रीकल्चर बढ़ रहा है, इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, तो ट्रेड और ट्रांसपोर्ट भी तो लगेगा, और ट्रेड और ट्रांसपोर्ट लगेगा, और बहुत ज्यादा समय अगर हमें लगने वाला है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट के लिए, तो हमें कोल्ड स्टोरेजेस भी लगेंगे, तो कोल्ड स्टोरेजेस की भी डिमांड बढ़ते हुए जा रही है। नेक्स्ट इज एज द इनकम इंक्रीजेस, अब जैसे जैसे धीरे धीरे लोगों की इनकम इंक्रीज होते हुए जा रही है, आप लोग नेट पे देख रहे होंगे 8th पे कमीशन आने वाला है, दैट मींस लोगों की इनकम और ज्यादा बढ़ने वाली है। तो ऐसे ही जब लोगों की इनकम बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगी, तो लोगों को अलग अलग सर्विसेज चाहिए होगी, जैसे कि बाहर खाने जाना है, शॉपिंग करने जाना है, मूवी देखने जाना है, ये सब चीजों की डिमांड धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, इसीलिए ये सब सर्विस प्रोवाइड करते हैं।
सर्विस सेक्टर का भी इंपॉर्टेंस इसीलिए बढ़ रहा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पिछले 15 से 20 साल में कुछ नई सर्विसेज आई है। क्या आया है? कुछ नई सर्विसेज आई है, जैसे कि आईटी सर्विस। अब ये आईटी सर्विस की वजह से ये हुआ है कि आप लोगों ने खुद देखा होगा कुछ एरियाज के नाम आईटी एरियाज के नाम पे ही हो गए हैं, जैसे हमारा नागपुर का आईटी पार्क, बराबर है, जैसे कि हैदराबाद का गच्चीबौली, न्यू सिटी, हाईटेक सिटी। अब ये जो एरियाज है ये अभी अभी 15 से 20 सालों में बने हैं। क्यों? क्योंकि नए सेक्टर्स आए हैं, नए सर्विसेज आई है पिछले 15 से 20 साल में। ये सब केटर करते हैं आपकी टर्शियरी की डिमांड को, आपके सर्विस सेक्टर को। इसीलिए आपके सर्विस सेक्टर की ह्यूज डिमांड बढ़ रही। लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। What are the steps needed to be taken to produce more employment? अब सर एक छोटी सी समस्या यह है कि टर्शियरी सेक्टर डेवलप तो बहुत ज्यादा हो रहा है, मगर टर्शियरी सेक्टर उतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं करता। क्यों? क्योंकि टर्शियरी सेक्टर जो है ये एक ऑटोमेटेड सेक्टर है। टर्शियरी सेक्टर में मशीन्स का इस्तेमाल ज्यादा है, ह्यूमंस का इस्तेमाल कंपैरेटिवली कम है। तो गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए क्या करना चाहिए? Let us see. It should spend more money. How it should spend more money? It should spend more money by providing cheap credit. By providing cheap credit. It can provide cheap credit also. It can provide some schemes also. Next, bank can provide loan to the smaller farmers. Small farmers को हम लोग लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज टू बी कंस्ट्रक्टेड। अगर हम लोग अलग अलग जगहों पे, रिमोट एरियाज पे, जहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, मैन पावर बहुत ज्यादा है, वहां पे नीड को ध्यान में रखते हुए अगर हम लोग इंडस्ट्रीज का कंस्ट्रक्शन चालू कर दे तो शायद हम लोग रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके। नेक्स्ट, ओपनिंग ऑफ अ दाल मिल, प्रोविजन ऑफ कोल्ड स्टोरेज। और नीति आयोग, जिसको प्लानिंग कमीशन कहा जाता था, उन्होंने तो ये भी कहा था कि एजुकेशन सेक्टर में 20 लाख जॉब्स और 35 लाख जॉब्स कैन बी क्रिएटेड इन टर्शियरी सेक्टर। कि एजुकेशन सेक्टर में 20 लाख नए जॉब्स और टूरिज्म सेक्टर जो है आप लोगों का, टूरिज्म सेक्टर में 35 लाख नए जॉब्स क्रिएट किए जा सकते हैं, ऐसा प्लानिंग कमीशन का डेटा था। तो नए जॉब्स कैसे क्रिएट किए जा सकते हैं? तो ये है कुछ तरीके जिनसे हम लोग नए जॉब्स को क्रिएट कर सकते हैं। प्लीज टेक अ लुक इनटू इट एंड प्लीज ट्राई टू नोट इट डाउन। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। What was the step taken by government to provide employment to the people specifically in rural areas? गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए क्या किया, और वो भी स्पेसिफिकली रूरल एरियाज। तो एक इंपॉर्टेंट स्कीम हमें इस क्वेश्चन में ध्यान रखनी है, वो स्कीम है हमारी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2005, मनरेगा 2005। एक छोटी सी चीज आपको कमेंट बॉक्स में यह बतानी है कि मनरेगा का जो फिलहाल में नाम चेंज हुआ है वो क्या है। जी बिल्कुल, मनरेगा का फिलहाल नाम चेंज हुआ है और कुछ प्रोविजंस भी चेंज हुए हैं, बट प्रोविजंस को छोड़िए, केवल ये बताइएगा कि नया नाम क्या है। फिलहाल जब तक वो आपकी किताब में नहीं आता है तब तक देख लेते हैं व्हाट इज मनरेगा। मनरेगा को पहले नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कहा जाता था, और ये क्या प्रोवाइड करता था? आप लोगों को 100 डेज ऑफ पेड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता था, 100 डेज ऑफ गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट। अब अगर गवर्नमेंट आपको 100 डेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड ना कर सकी तो वो आप लोगों को प्रोवाइड करेगी नॉन एम्प्लॉयमेंट अलाउंस, नॉन एम्प्लॉयमेंट अलाउंस। और यहां पे एक बहुत छोटी सी चीज के ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो दिया गया था, बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया था, वो था equal wages for equal work, no discrimination in the pay basis। SC/ST एंड पुअर वुमेन्स को यहाँ पे टारगेट किया गया था कि ताकि उन लोगों को जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सके, उन लोगों का लाइवलीहुड प्रॉपरली चल सके। और ये कितने डिस्ट्रिक्ट्स में किया गया था?
इट वाज एक्सटेंडेड टू 625 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। 625 डिस्ट्रिक्ट्स में आप लोगों का मनरेगा जो है इसको इंप्लाई करने की कोशिश की गई थी और बहुत बेहतरीन तरीके से इंप्लाई भी किया गया था। So this was all about a scheme called as Manrega, which was extended to provide employment to the people. It was extended through what? It was extended through right to work. काम करने के अधिकार के तहत इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। Let us move towards our next important question. What is the difference between organized sector and unorganized sector? अब ध्यान दीजिए, ये बहुत सिंपल सा सवाल है, मगर ये सवाल आपको कई तरीकों से आ सकता है। ये सवाल आपको ऐसे भी आ सकता है कि समझ के चलिए कोई एक व्यक्ति है जो कि बैंक में काम करता है। अब बताइए वो कौन से सेक्टर का है और वो सेक्टर के एडवांटेजेस क्या है। समझ के चलिए कोई एक व्यक्ति है जो कि गैरेज में काम करता है। सोच लीजिए सोढ़ी का गैरेज। अब सोढ़ी के गैरेज में अगर कोई काम कर रहा है या फिर आपके हमारे सबके प्रिय जेठालाल जी की दुकान में अगर कोई काम कर रहा है तो वो कौन सा सेक्टर है, ये कौन से सेक्टर से, ये हमें पता होना चाहिए। इससे हमको ये पता चलेगा कि उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है, उनको किस तरीके से कंपेयर किया जाए, किस तरीके से लिखा जाए। तो जब हम लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करते हैं तो हम लोग पॉइंट ऑफ कंपैरिजन पे ध्यान देंगे। रजिस्ट्रेशन, अब इसका जो रजिस्टर है ये गवर्नमेंट के अंडर होता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर का रजिस्ट्रेशन आपका गवर्नमेंट के अंडर होता है, वेयर एज अनऑर्गेनाइज सेक्टर रजिस्टर्ड नहीं होता है। टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे क्या होती है, रेगुलर होती है, वेयर एज अनऑर्गेनाइज में स्मॉल एंड स्कैटर्ड होती है। जब हम लोग जॉब सिक्योरिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे फुल जॉब सिक्योरिटी होती है, वेयर एज यहाँ पे कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है। जब हम वर्किंग आवर्स की बात करें तो यहाँ पे दैट इज आपके ऑर्गेनाइज सेक्टर में फिक्स वर्किंग आवर्स है, 9 बजे आइए 5 बजे जाइए, जिस तरीके से आपकी बैंक चलती है। वेयर एज जिस तरीके से सोढ़ी का गैराज चलता होगा या फिर जेठालाल की दुकान चलती होगी, वहां पे कोई भी फिक्स समय जेठालाल के लिए नहीं, नट्टू काका और बागा के लिए तो शायद नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं फैसिलिटीज की तरफ। हेल्थ फैसिलिटीज, पेड लीव एंड मेनी अदर फैसिलिटीज कैन बी अवेल्ड इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर, बट ये सब फैसिलिटीज ना के बराबर होती है कहां पे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। और आखिरी में जब हम लोग पोस्ट रिटायरमेंट की बात करते हैं, हमारा सर्वस्व न्यौछावर करके जब हम लोग जॉब करके 60, 62, 65 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद भी ऑर्गेनाइज सेक्टर से हमें पेंशन, ग्रेच्युटी और मेडिकल फैसिलिटीज मिलते रहती है। बट वेयर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कुछ मिलता है क्या, कुछ नहीं मिलता, बहुत कम या फिर नेग्लिजिबल। नो सच फैसिलिटीज कैन बी सीन इन दिस अनऑर्गेनाइज सेक्टर आफ्टर योर रिटायरमेंट। तो ये एक टेबल को ध्यान में रखिएगा और ये टेबल के साथ साथ इसके ऊपर आने वाले सवालों के ऊपर भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि किसी व्यक्ति का अगर जॉब बताते हुए पूछा जा रहा है तो वो सेक्टर रिलेटेड सवाल है, वो है ये सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। How the sectors are differentiated on the basis of ownership? अब ओनरशिप के बेसिस पे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, बहुत सिंपल सा सवाल, बहुत छोटा सा सवाल। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर है। पब्लिक सेक्टर इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर इज ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। पब्लिक सेक्टर का जो मोटिव होता है वो वेलफेयर ऑफ द पीपल होता है, whereas प्राइवेट सेक्टर का जो मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट मेकिंग मोटिव। लास्टली हमको एक छोटे छोटे एग्जांपल्स देख लेने, जैसे कि आपका महा मेट्रो, आपकी पोस्टल सर्विसेज, ये है आप लोगों के पब्लिक सेक्टर। वेयर एज आप लोगों के जो टाटा है, बजाज है, बिरलाज है, अंबानीज है, ऑल दोज वर्क अंडर योर प्राइवेट सेक्टर। ये बहुत छोटा सा, बहुत सिंपल सा सवाल था, बट इसको भी पिछले सवाल के तरह ही सिचुएशन में ढाल के समझने की कोशिश करनी है। लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। Explain with suitable examples how public sector contributes to the economic development of the nation. Now public sector मतलब गवर्नमेंट रन इंडस्ट्रीज या फिर जहां पे गवर्नमेंट का रोल बहुत ज्यादा है, ऐसी इंडस्ट्रीज में उनका क्या इंपॉर्टेंस है, वो देश को आगे बढ़ाने के लिए, इकोनॉमिकली देश को आगे बढ़ाने के लिए किस तरीके से कारगर साबित होते हैं, वो हमें देखना है। It promotes rapid economic development. Rapid economic development पब्लिक सेक्टर इसीलिए कर पाता है क्योंकि गवर्नमेंट के पास abundant amount of capital अवेलेबल होता है, जो जनरली प्राइवेट सेक्टर से हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते।
नेक्स्ट इज इट प्रोवाइड्स वेरियस सर्विसेज, जैसे कि रोड कंस्ट्रक्शन हो गया, ब्रिज कंस्ट्रक्शन हो गया, डैम कंस्ट्रक्शन हो गया, जिसके लिए हैवी स्पेंडिंग चाहिए होती है। नेक्स्ट, a large number of activities are a primary responsibility of the government। कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि गवर्नमेंट द्वारा ही प्रोवाइड करनी चाहिए, ये उनका कर्तव्य है, ये उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे कि स्कूल, हॉस्पिटल, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन फैसिलिटीज, ये गवर्नमेंट का कर्तव्य है, ये उन्हें प्रोवाइड करना ही है। दीज आर द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट, सर्टेन एक्टिविटीज नीड सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, स्केलिंग ऑफ इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल पे स्केल करना है, पानी प्रोवाइड करना है कम कॉस्ट पे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है कम कॉस्ट पे, तो इसके लिए हमें सरकार की जरूरत लगेगी। गवर्नमेंट ऑल्सो इंकरेजेस द डेवलपमेंट, इट ऑल्सो इंकरेजेस द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल, मीडियम एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, जिसको हम लोग एमएसएमई विभाग कहते हैं। तो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को एनहांस करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, एनकरेज करने के लिए भी गवर्नमेंट बहुत काम का है, दैट इज पब्लिक सेक्टर बहुत काम का है। और लास्ट, इट एंश्योर्स द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये एंश्योर करती है कि इतना सब करने के बावजूद, इतनी हैवी स्पेंडिंग, इतना हैवी कॉस्ट, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के बावजूद भी आप लोगों को चीजें मॉडरेट रेट्स पे अवेलेबल करवा के दी जा सके, जिससे कि आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सको, ये आपके लिए पब्लिक फैसिलिटी का काम कर सके। Let us move towards our next question. Please try to note it. Please try to mark the keywords. This is all for you only. Next. How can the workers in unorganized sector be protected? Explain with the examples of rural and urban areas. अब रूरल और अर्बन एरिया में देखिए, हम लोगों ने अनऑर्गेनाइज सेक्टर में किस तरीके से काम करना पड़ता है, वो तरीका हम लोगों ने देखा। कुछ भी बेनिफिट्स नहीं है। दैट मीन्स, आर दे वर्किंग? नो, दे आर गेटिंग एक्सप्लॉइटेड। नाउ हाउ टू प्रिवेंट दैट एक्सप्लॉइटेशन? अगर हमें किसी एक्सप्लॉइटेड इंडिविजुअल को पता ही नहीं होगा कि वी आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड, एंड नेक्स्ट थिंग, अगर हमें यह पता नहीं होगा कि वो एक्सप्लॉइट होने वाला व्यक्ति कौन है, तब तक हम उसकी हेल्प नहीं कर सकेंगे। तो सबसे पहले हमें यह पता होना जरूरी है कि रूरल एरिया में कौन कौन लोग इस श्रेणी में आते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। दोज आर लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, शेयर क्रॉपर्स एंड द आर्टिजन्स। ये सभी लोग आते हैं आपके अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। अब ये रूरल एरिया के अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आने वाले जो लोग हैं, इन्हें प्रोटेक्ट कैसे किया जाए? जैसे कि अगर टाइमली डिलीवरी ऑफ सीड्स प्रोवाइड कर दी जाए गवर्नमेंट के द्वारा, एग्रीकल्चरल इनपुट्स दिए जाए, चीप क्रेडिट दिए जाए, प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज दिया जाए, और आर्टिजन्स को अगर एनकरेज किया जाए, उनको कुछ प्लेटफॉर्म्स दिए जाए, उनके लिए बड़े बड़े वर्कशॉप्स लगाए जाए, अगर ऐसा कुछ किया जाए तो वो आगे बढ़ सकेंगे, वो एक्सप्लॉइटेशन से बच के एक ह्यूमन लाइफ एंजॉय कर सकेंगे। देखिए, मार्केटिंग आउटलेट के बारे में यहाँ पे कहा गया है, तो आर्टिजन्स को हम लोग आउटलेट प्रोवाइड कर सकते हैं गवर्नमेंट की मदद से। अब रही बात अर्बन एरिया की, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग, कैजुअल वर्कर्स जो लोग होते हैं, जो हमारे यहाँ पे कभी 200, 400, 500 रुपए देके कुछ हम उनसे काम करवा के लेते हैं, ये लोग हमारे अर्बन एरिया में क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। अब ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में स्ट्रीट वेंडर्स भी आ जाएंगे आपके। दीज आर द स्ट्रीट वेंडर्स ऑल्सो। नाउ हाउ टू प्रोटेक्ट देम? इन सभी को गवर्नमेंट के द्वारा कुछ एड प्रोवाइड करना चाहिए, जैसे कि गवर्नमेंट 10,000 रुपीज, 20,000 रुपीज, 50,000 रुपीज का लोन प्रोवाइड करती है, जिससे कि क्या हो सके, जिससे कि वो अपने आप को आगे बढ़ा सके। वो लोन को इमीडिएटली पे करने की जरूरत नहीं है, 3-6 महीने का समय लेके आप लोग पे कर सकते हो। ये सब चीजें हमें यहाँ पे करनी चाहिए। प्रॉपर मार्केटिंग उनके गुड्स की होनी चाहिए, ताकि वो लोग अपने गुड्स की क्वालिटी पे काम कर सके, ना कि उसे बेचने के ऊपर ही अपना पूरा जोर लगा दे और अपने आप को डेवलप ही ना कर पाए। अब इन सब चीजों के बीच में एक छोटा सा नोट हमें यह ध्यान में रखना है कि फेयर वेजेस, जॉब सिक्योरिटी एंड हेल्थ बेनिफिट्स, फेयर वेजेस, जॉब सिक्योरिटी एंड हेल्थ बेनिफिट्स, ये 3 अति इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट का ध्यान जाना चाहिए, अगर वो चाहते हैं कि हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर के लिए कुछ बेहतर काम कर सके। तो जॉब सिक्योरिटी, हेल्थ, इसी के साथ साथ फेयर वेजेस जब तक उन्हें मिलते रहेंगे, तब तक हम उन्हें एक्सप्लॉइटेशन के दलदल से बाहर निकाल के पब्लिक लाइफ में सरवाइव करने देंगे। सो दिस इज योर क्वेश्चन कि हम लोग वर्कर जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के हैं, उन्हें कैसे प्रोटेक्ट करें।
इस तरीके से हम लोग उन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर इन द इंडियन इकोनॉमी। अब इंडियन इकोनॉमी में प्राइमरी सेक्टर का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंट है? प्राइमरी सेक्टर प्रोवाइड द बेसिक नीड्स, हमारी जितनी भी बेसिक नीड्स है। अब प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर, और एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर के अलावा हमारी बेसिक नीड्स कहाँ है, क्या है? कुछ भी नहीं। अगर एग्रीकल्चर नहीं, डेयरी नहीं, फार्मिंग नहीं, फिशिंग नहीं, तो हमारा जीवन भी नहीं। इसीलिए ये हमें बेसिक नीड्स प्रोवाइड करता है। ये हमें रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता है, किसके लिए? इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए। इंडस्ट्रियल सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए भी तो प्राइमरी सेक्टर ही चाहिए है। अगर प्राइमरी सेक्टर ही नहीं होगा तो इंडस्ट्रीज क्या ओपन होगी और क्या काम करेगी? तो ये रॉ मटेरियल जैसे कि जूट, कॉटन, कोल, ये सब चीजें प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रियल सेक्टर को। प्राइमरी सेक्टर सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, क्योंकि टर्शरी में और सेकेंडरी जो कि मैकेनाइज्ड हो चुकी है, ऑटोमेटेड हो चुकी है, उसमें तो एम्प्लॉयमेंट दिन प्रतिदिन गिरते हुए जा रहा है। तो लोग वापस से अपनी ही जमीन की तरफ आना शुरू कर दिए हैं। तो इसीलिए प्राइमरी सेक्टर एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयर भी बन चुका है। और अंततः एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन इन द प्राइमरी सेक्टर प्रोवाइड्स अ वेरी लार्ज मार्केट फॉर द कंज्यूमर्स। ध्यान दीजिए, ये मार्केट है बहुत बड़ा, किसके लिए? सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर के लिए। सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर की चीजों को खरीदा किसके द्वारा जाएगा? इन्हीं के द्वारा खरीदा जाएगा। दैट मींस आपके प्राइमरी सेक्टर में काम करने वाले लोगों के द्वारा ही खरीदा जाएगा। इस सवाल से रिलेटेड आपके 4 कीवर्ड्स रहेंगे: बेसिक नीड्स, रॉ मटेरियल, लार्जेस्ट एम्प्लॉयर एंड मार्केट ऑफ कंज्यूमर्स। लेट अस मूव towards our next important question. Okay. Describe certain activities of public interest on which the government has to focus on priority basis. ऐसी कौन सी फैसिलिटीज है, ऐसी कौन सी एक्टिविटीज है जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने प्रायोरिटी से पहले, सबसे पहले इन चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए? तो वो कौन सी चीज है जिसके ऊपर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए? जैसे कि शिक्षा, दैट इज एजुकेशन। एजुकेशन इज द राइट फॉर ऑल, सभी का अधिकार है शिक्षा। और उसी के साथ साथ गर्ल्स एजुकेशन के तरफ भी फोकस करना चाहिए। एडिक्वेट एजुकेशन, एडुकेट अमाउंट ऑफ एजुकेशन फैसिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड एंड दे शुड ऑल्सो कीप इन माइंड कि महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं का शिक्षण उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स एजुकेशन फॉर गर्ल्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एटलीस्ट टिल द सेकेंडरी लेवल, at least till the secondary level. Next point, health and nutrition. Now basic healthcare facilities need to be provided. जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो हो जाते हैं उसमें हमें बेसिक हेल्थकेयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए। और जब हम लोग न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो एक इफेक्टिव पीडीएस सिस्टम जो है वो हम लोगों द्वारा बनाना चाहिए। दैट मींस गवर्नमेंट शुड inculcate it in their minds that a proper PDS will lead to the development of the nation like nothing another. जैसे कि केरला में हम लोग पीडीएस बहुत अच्छी मात्रा में देख सकते हैं, इसीलिए केरला का डेवलपमेंट बाकी सभी जगहों से शायद बेहतर है, ये आप लोग भी मानते होंगे। और इसमें रोल है गवर्नमेंट का और पीडीएस को अच्छे से रन करवाने का। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ऊपर अगर हम लोग बहुत ज्यादा फोकस करते हैं तो होगा क्या सर? इससे कम्यूट करने के बीच में का डिस्टेंस जो है वो आसानी से तय हो जाएगा। द ग्लोब विल बिकम लाइक अ स्मॉल विलेज। ये बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा। और ये होगा किस तरीके से? ये ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर फोकस करने से ही होगा। ये इजी फॉर जनरल पब्लिक हो जाएगा कम्यूट करने के लिए। इट विल बिकम इजी फॉर जनरल पब्लिक टू कम्यूट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जनरल पब्लिक के अलावा अगर हम लोग फार्मर्स की भी बात करें तो अपने जो उपज है वो बहुत दूर दूर तक लेके जा सकेंगे। जहां तक उन्हें रेट्स मिलेगा वहां पे वो लोग लेके जा पाएंगे। दैट मींस इकोनॉमिक ग्रोथ इज समवेयर डाउन द लाइन रिलेटेड टू योर ट्रांसपोर्टेशन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इलेक्ट्रिसिटी। किसानों को इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम समय के लिए मिलती है। अब उतने ही समय में अगर वो इतना डेवलपमेंट कर सकते हैं तो अगर कम कॉस्ट में बहुत ज्यादा समय तक इलेक्ट्रिसिटी मिले तो दे कैन डू वंडर्स एंड दे हैव डिड वंडर्स। तो इसीलिए ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि इलेक्ट्रिसिटी और वाटर को रीजनेबल रेट्स में प्रोवाइड किया जाए, जिससे कि एक कंट्री का विकास
कभी पैसों की वजह से ना रुक पाए, कभी किसी की इसमें क्षमता ना हो इसकी वजह से ना रुक पाए, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी को और वाटर को रीजनेबल रेट्स को प्रोवाइड करना है। किसको? कॉमन मैन को, जिससे कि उसका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। अब क्या होगा अगर सरकार नहीं देगी तो कुछ प्राइवेट कंपनियां उसका फायदा उठा के ज्यादा दरों पे उसे बेचना शुरू कर देगी, जिससे विकास जनता का नहीं हो पाएगा, वो इंडिविजुअल सेंट्रिक रह जाएगा। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए, इन्हीं कीवर्ड्स को नोट करते हुए मैं आपका ये चैप्टर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी को कंप्लीट करता हूं। थैंक यू एवरीवन।